Hello everyone, welcome to EduTap. This is JAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. तो आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का टॉपिक जो कि आपके मॉड्यूल ए का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो बिफोर वी मूव अहेड लेट मी टेल यू कि हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करी है जिसमें आपको PYQs, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो मिल जाएंगे. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट एंड यू शुड चेक इट आउट बिकॉज इट विल हेल्प यू अलॉट विद योर प्रेपरेशंस. क्योंकि जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो और PYQs को एनालाइज करते हो तो एक बहुत बढ़िया आइडिया आपको मिलता है कि कितनी डेप्थ में किसी टॉपिक को आपने पढ़ना है ना, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, कितनी फ्रीक्वेंसी से किसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है. तो इन सब के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सब चीज़ों को देखो एक बार एंड yeah, you can check it out from the link given in the description. So let's start with the topic of economic reforms. क्या होते हैं रिफॉर्म्स? तो रिफॉर्म्स को समझने से पहले थोड़ा सा 90s से पहले का जो माहौल था ना, 70s 80s, उसको समझ लेते हैं. तो 90s 70s में लाइसेंसिंग राज था. क्या मतलब है इसका? कि अगर जेठालाल को अपने बेटे को इम्पोर्ट कराकर कोई चीज़ गिफ्ट करनी है, लेट्स से बाइक गिफ्ट करनी है, तो वो नहीं कर सकता था क्योंकि इम्पोर्ट टैक्सेस बहुत हाई थे जो कि ऑलमोस्ट कॉस्ट को डबल कर देते थे. ठीक है, तो अगर ये 1 लाख की बाइक है तो इट विल कम अराउंड 2.5, राइट? तो इट वॉज ऑफ नो यूज़. देन उसने सोचा कि ठीक है मैं PS4 इम्पोर्ट करा लेता हूँ, ये तो छोटी चीज़ है. तो प्ले स्टेशन भी नहीं करा पाया क्योंकि वो भी बहुत महंगा था. तो फिर उसने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, इम्पोर्ट का तो हाल बहुत बुरा है, मैं अपनी खुद की फैक्ट्री में, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ही प्रोड्यूस करता हूँ, मैं ये चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस करूँगा. ठीक है, लेकिन व्हेन ही स्टार्टेड इट ही रियलाइज्ड कि एक तो फैक्ट्री लगाने के लिए या ये जो प्लांट है ये लगाने के लिए लाइसेंसिंग गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थी. ठीक है, ये जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना था इसकी परमिशन लेने के लिए ही बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग, बहुत लंबे प्रोसीजर्स ये सब इन्वॉल्व थे. कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है अगर इसने, तो इसने सोचा कि ठीक है मेरे को कौन सा नई फैक्ट्री लगानी है, मैं ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स तो बनाता ही हूँ, तो मैं एक अलग से प्रोडक्ट उसी में ऐड कर लूँगा. लेकिन तब पता चला कि न्यू प्रोडक्ट अगर कोई लॉन्च करना है तो उसके लिए भी 50 परमिशंस लेनी पड़ेंगी. अगर 50,000 यूनिट्स बना रहे हो और इसे 1 लाख यूनिट्स करना है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो गए हैं, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, तो एक्सपेंशन के लिए भी अलग से परमिशंस लेनी पड़ेंगी. किसी एम्प्लॉय को निकालना है, ले ऑफ करने हैं, परमिशन लेनी पड़ेगी. शट डाउन करना है बिजनेस, फिर से परमिशन लेनी पड़ेगी. इंपोर्ट कर नहीं सकते और प्रोडक्शन लेवल्स पे सीलिंग लगी हुई है कि 10,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते. सो एज अ प्रोड्यूसर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, राइट, और बी अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन सेक्टर. तो ये चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी. साथ ही साथ अगर फाइनेंशियल कंडीशन देखें कंट्री की तो वो भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक थी, क्योंकि एक तो जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था 90s का, उसके ऊपर से हमें ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम थी. करंट डेफिसिट हो रहा था, यानी कि हमारे फॉरेन रिजर्व जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रही थी. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक खाता है जिसमें फॉरेन से आने वाले पैसा और फॉरेन जाने वाला पैसा आप रिपोर्ट करते हो, रिकॉर्ड करते हो. तो उसमें आपके फॉरेन के खर्चे तो बहुत ज़्यादा हो रहे थे लेकिन फॉरेन इनकम्स आपके पास थी नहीं. तो फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो बहुत डिप्लीट कर गए, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट की इशू आ गया हमें, और साथ ही साथ फिजिकल डेफिसिट हो गया, यानी कि गवर्नमेंट के जो खाते थे वो भी बहुत डिप्लीट करने स्टार्ट हो गए. एज अ रिजल्ट वी वर जस्ट लेफ्ट विद थोड़े से फॉरेन रिजर्व के, हमारा 2 से 3 हफ्ते क्या जो ऑयल हमने इंपोर्ट करना है सिर्फ वो रिक्वायरमेंट पूरी हो सके. फिजिकल डेफिसिट 8.4 तक चला गया, विच इज़ अ वेरी नेगेटिव अमाउंट, राइट. तो ये सारी की सारी कंडीशंस उस टाइम पर चल रही थी, और जब इतनी प्रॉब्लम्स आती है तो क्या होता है, रिफॉर्म की ज़रूरत होती है, यानी कि स्ट्रक्चरल कोई ऐसा चेंज जो कि हमें पूरी की पूरी इन प्रॉब्लम से बाहर निकाले, क्योंकि प्रॉबेबली हम कुछ गलत कर रहे हैं, इसीलिए हर एक चीज़ इज़ नॉट सिटिंग वेल, है ना. तो इसीलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो हम लेकर आए. अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते क्या हैं? ये होते हैं ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस, दीज आर द स्ट्रक्चरल चेंजेस जो बिल्कुल कोर फंडामेंटल लेवल पर बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी. इसमें जनरली गवर्नमेंट का रिड्यूस बहुत सारी चीज़ों से हट जाता है, जिसे हम डीरेगुलेशन कहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है, अननेसेसरी रेगुलेशंस, लाइसेंसिंग, इंटरवेंशन, बैंक्स काम कर रहे हैं तो उनको जाके बताना कि भाई तुम इतना इंटरेस्ट लगाओ, वो सब चीज़ें बिल्कुल हट जाती हैं और थोड़ा फ्री फ्लोइंग हम इकोनॉमी को बनाते हैं.
मोर फ्रीडम टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज अपने पेस पे ग्रो कर सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, चीज़ों को आगे लेकर जा सकती हैं। तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन यहाँ पर कम हो जाती है। तो डीरेगुलेशन एंड रिड्यूसिंग द साइज एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये दो चीज़ें हैं जो कि रिफॉर्म्स लाती हैं। द गोल क्या है इसमें? द गोल इज टू remove distortions and inefficiencies caused by too much government control and allow the market, जो supply and demand की forces हैं उन्हें freely function करने दिया जाए, ठीक है जी। तो ये मार्केट ओरिएंटेड बना देते हैं किसी भी इकोनॉमी को। कोई भी रिफॉर्म अगर आ रहा है तो वो डीरेगुलेशन करेगा और इकोनॉमी को थोड़ा सा मार्केट ओरिएंटेड बना देगा, प्राइवेट बिजनेसेस को सपोर्ट करेगा और बैलेंस ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है जी। तो हम कैसे गए उस तरफ, हम पता, मीनिंग तो पता चल गया, प्लस हम बहुत क्राइसिस में भी थे। तो हमें जब पैसे की ज़रूरत थी, बिकॉज फिजिकल डेफिसिट, ट्विन डेफिसिट, घर में प्रोडक्शन हो नहीं रही है बिकॉज इतनी ज़्यादा लाइसेंसिंग, तो हम गए आईएमएफ के पास कि भाई हमें तो बहुत बुरी प्रॉब्लम आ गई है, हमें पैसे दे दो, फंड्स दे दो। आईएमएफ इज़ द बैंक फॉर ऑल द कंट्रीज। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास हम गए, हमने उनसे पैसा उधार लिया, उनसे मदद ली, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक सामने कंडीशन रखी कि आपको पैसा लेना है तो आप लो, बट यू विल हैव टू एक्सेप्ट द एलपीजी रिफॉर्म्स। जो वर्ल्ड में एलपीजी रिफॉर्म्स आ रहे हैं वो आपको अपनी पॉलिसीज में भी लाने पड़ेंगे। दैट मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब लाइसेंसिंग राज को पूरा हटा दो। अगर किसी को बिजनेस करना है या इंडस्ट्रीज खोलनी है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस करनी है, तो उस चीज़ को बहुत ईजी बना दो, उसके लिए उसको बिल्कुल डिफिकल्टी ना रहे, ठीक है। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम कर दो। प्राइवेटाइजेशन यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, और ग्लोबलाइजेशन यानी कि इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, जो कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, वो फैसिलिटेट करी जाए। तो ये तीनों रिफॉर्म्स आए, कब आए? 90 एंड 91 में। तो एट्थ फाइनेंशियल, जो आपका 5 ईयर प्लान था एट्थ, उसमें ये एग्जीक्यूट कर दिए। बाकी जो आपकी ब्रेक्स थी, एनुअल प्लान्स थे जो, उसमें इनका जो लॉन्च का स्टार्ट था वो कर दिया गया था, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब, लेट मी टेल यू कि आप जैब edutap.in पर जाकर जैब के कोर्सेज सर्च कर सकते हो, और यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज देख सकते हो। तो मास्टर कोर्स मिल जाएगा आपको यहाँ पर, है ना। इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज मिल जाएंगे अगर आपने कोई एक कंपोनेंट की तैयारी करनी है, या टेस्ट सीरीज आपके प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पर ये ब्रोशर है, इसे डाउनलोड करके आप सारी डिटेल्स किसी भी कोर्स के बारे में देख सकते हो, और नीचे डिस्काउंट जो कोड्स हैं उनका इस्तेमाल कर कर डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। तो यहाँ पर बेसिक जो इंक्लूजन्स हैं कोर्स की वो आपको दिख जाएंगी, कि जैसे मास्टर कोर्स में लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी एग्जाम से पहले, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी जो कि रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, आप अपनी कन्वीनियंस पे देख सकते हो, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे एंड मॉक टेस्ट मिलेंगे, राइट। सो विद दिस the chapter has come to an end. The class for today has come to an end, not the chapter. Chapter तो बस अब start हुआ है. But yeah, if you have any more queries on this, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you.